अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पिछले दिनों एक खबर आई दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हवाले से कि वहां पर सैकड़ों पाकिस्तानी कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराई। इन प्रिसाइसली अगर बात करें तो पिछले 6 माह में 3,968 लगभग 4,000 के करीब पाकिस्तानी कंपनीज़ ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई और फिर सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी मच गया। बिल्कुल ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जनाब वो मईशत का जनाजा है, ज़रा धूम के से निकले। पाकिस्तान में इंतहाई ख़राब मुआशी हालात, जिसके बाइस पाकिस्तान का सारा बिजनेस जो है, जो कंपनीज़ है, वो दुबई शिफ्ट हो रही हैं। इस खबर को मज़ीद गौर से अगर जाके देखें तो भाई उसमें ज़ाहिर है कि एक इम्पॉर्टेंस है इस वक्त फ्री जोन होने के हवाले से, टैक्स फ्री कल्चर और जो एक प्रो इन्वेस्टमेंट कल्चर है दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, तो पूरी दुनिया की जो इकॉनमी उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है। ऐसे में इंडियन जो कंपनीज़ हैं, पिछले एक साल में 7,860 कंपनीज़ वहाँ पर पहुँची हैं, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया। इजिप्ट से 2,350 और यूके से, बरतानिया से 1,245 और एक पूरी लिस्ट है कंपनीज़ की। द पॉइंट मेरा यहाँ पर यह है कि अगर 4,000 कंपनीज़ पाकिस्तान की वहाँ चली गई हैं और इंडिया के नंबर्स देखें तो उनकी तकरीबन 8,000 के करीब कंपनीज वहाँ पर रजिस्टर हुई हैं। तो इंडिया का इस वक्त भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.2% के करीब है और 645 अरब के उनके रिजर्व्स हैं। हमारे तो बमुश्किल 10-11 अरब हमारे रिजर्व्स हैं। तो इसका मतलब है अगर सिर्फ यही एक बेंचमार्क है कि यहाँ की कंपनीज वहाँ पर रजिस्टर होना, इसका मतलब है कि हालात ख़राब हैं। तो इंडिया के हालात, मुआशी हालात पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा ख़राब होने चाहिए। इस खबर की तह में जब पहुँचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे सामने आती हैं। तो बेहतर यही था और ज़रूरी यही था कि आज इस टॉपिक के ऊपर बात की जाए। कराची स्टूडियो में शब्बीर हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक नायब सदर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बहुत शुक्रिया शब्बीर साहब। और दुबई से हमें ज्वाइन किया है मखदूम रईस कुरैशी साहब ने, जो कि माहिर कानून हैं और मालियाती उमूर पर बड़ी उनकी एक्सपर्टीज़ हैं। कुरैशी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शब्बीर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये ख़बर जो इसकी हेडलाइन जिस तरीके से लगी और सोशल मीडिया पे जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा इसके हवाले से किया जा रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस खबर को? यकीनन आपने इनिशियली जो एनालिसिस किया है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि ये सिंगल डायमेंशनल नहीं है। इसमें मल्टी एस्पेक्ट्स हैं कि यकीनन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि इस वक्त चैलेंजेस भी मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे अवामिल भी हैं कि जिसमें हम ऐड कर लें कि बाज़ औक़ात जियो पॉलिटिकल हालात होते हैं जो वर्ल्ड वाइड होते हैं, उसको जियो पॉलिटिकल हालात की वजह से जो थर्ड कंट्रीज़ होते हैं वो उसका एडवांटेज लेते हैं। जैसे अपने इब्तदाइये में आपने कहा कि एक अहम नुक्ता ये है कि वो हमें जो है बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ के तहत वो अट्रैक्ट करते हैं, और दूसरा फ्री जोन के कुछ इश्यूज़ हैं जिसके अंदर बहुत सारी ट्रेड पाकिस्तान की डायरेक्ट नहीं हो सकती, तो बिज़नेसमैन अपने फ़ायदे के लिए अपने कुछ बाज़ औक़ात ब्रांच ऑफिसेज़ के लिए और बाज़ औक़ात हेड ऑफिसेज़ के लिए भी मूव होते हैं। तो इसको ये सिंगल डायमेंशनल नहीं कह सकते। अच्छा, कुछ और इसमें ऐड करूँ। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में अगर कोई फैमिली बिजनेस है वो इस्टेब्लिश हो रहा है तो कोशिश ये होती है कि जनाब एक ब्रांच उसकी जो है वो दुबई वगैरह के अंदर भी खोली जाए, वो एक्सपेंशन की तरफ जाए। ठीक है, फिर उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि पिछले दिनों यहाँ पर डॉलर में एलसीज़ के हवाले से बड़ा प्रॉब्लम था। बहुत ज़्यादा पोर्ट के ऊपर कंटेनर्स जो है वो हज़ारों की तादाद में खड़े हुए थे। एक ही एंगल भी हो सकता है कि वहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है वो इंसेंटिवाइज हो। फिर दूसरा ये कि एक बहुत बड़ा क्वांटम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डायरेक्ट ट्रेड नहीं है, वो वाया दुबई होती है। Am I right? बिल्कुल। तो एक ये भी एंगल इसके अंदर हो सकता है। बहरहाल रईस कुरैशी साहब आपकी तरफ आते हैं। ये बताइए कि क्या इस वक्त हालात हैं जो पाकिस्तान की कंपनीज वहां पर आ रही हैं, क्या वो सिंगल ये है कि जनाब यहाँ पे माशी हालात बहुत ख़राब है, 22% जो है यहाँ पे शरह सूद है, इसके अलावा बिजली, गैस, पानी और कॉस्ट ऑफ डूइंग बहुत महंगा है और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइले सिर्फ इसी वजह से वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं? जनाब माशाल्लाह, आपको शब्बीर साहब को बहुत कुछ अवेयरनेस है, लेकिन हम यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी पे कुछ बताना चाहूँगा। ये यूएई शुरू से ही पाकिस्तानियों के साथ सेकंड होम का दर्जा रहा है और मैं समझता हूँ यहाँ सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है पाकिस्तानी और 1.8 मिलियन की तादाद है यहाँ पर, इंडिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट है और सबके रिलेशन पाकिस्तान के हर सूबे से यहाँ पर लोग हैं।
और क्योंकि एनवायरनमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी है और फ्रेंडली है माहौल, और मैं समझता ये हूँ कि बतदरीज इजाफा हुआ है, एक्सपेंशन हुई है बिजनेस की, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि इसमें ये फायदा होगा कि हमारी रेमिटेंसेस जा रही है पाकिस्तान, वो मजीद बढ़ेंगी। तो असल चीज़ तो यही है कि जो ओवरसीज पाकिस्तान की रेमिटेंसेस है वो बढ़नी चाहिए, जो मेन जरिया है, रीढ़ की हड्डी है हमारी रेमिटेंसेस पाकिस्तान की माशियत के लिए। तो जो ये एक्सपेंशन हो रहा है, ये बहुत सारी कंपनीज ब्रांचेस बना रही हैं, और मैं समझता हूँ ये नेक फाल है, इसको हम पॉजिटिवली देख लें, बनस्बत ये कि हम इसको हम नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएं। और यहाँ पर जो कुछ ये चीज चल रही है, इससे हमारे मजीद लोग भी इसको जॉब्स ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तानी कंपनी आई है तो उसके जो एम्प्लॉइज हैं, जो लोग उससे कंसर्न, तो पाकिस्तान के लिए मजीद तरक्की की राहें खुल सकती है और खुल रही है। ठीक, आप ये समझ रहे हैं कि मस्बत कदम है ये, वो सारे इश्यूज और प्रॉब्लम अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इसको सिर्फ एक बेंचमार्क ये बना देना कि जनाब इतनी कंपनीज वहां पर रजिस्टर हो गई तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान से आउटफ्लो हो रहा है, दिस इज नॉट राइट। नहीं जी, ऐसा नहीं है, मैं तो इसे पॉजिटिव देखता हूँ। और हम पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तान की खिदमत पर यकीन रखते हैं, और मैं नहीं समझता कि ये कोई नेगेटिव थिंग है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही बेहतर है हमारे मुल्क के लिए। चलें, ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू शब्बीर साहब। अब जाहिर है कि इन बिटवीन होती हैं सारी चीज़ें, प्रॉब्लम यकीनन यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान में सारी चीज़ें। और पिछले एक आध महीने जब ये फायरवॉल वाला मामला हुआ, सारी चीज़ें, तो हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस जितना, इसके बैक ऑफिस जो है वो काफ़ी जगहों, काफ़ी रिपोर्ट है कि वो दुबई वगैरह में शिफ्ट हुए हैं। इस वक्त हम खड़े कहाँ पर हैं? बहुत रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि असल में हम ये समझते हैं कि नहायत ही डिफरेंट किस्म के एवेन्यूज़ हैं जिसमें सिचुएशन बड़ी डिफ़िकल्ट है। जैसे आपने अभी बात में कहा कि जी इंटरेस्ट रेट, वाकई ये बहुत बड़ी बात है, शुक्र है अब कुछ इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुआ है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि इस इंटरेस्ट रेट पे पहले 25% के करीब बैंकों का स्प्रेड मिला के पैसे कमाए जाएं और उसके बाद फिर अपनी कोई इनकम की जाए और फिर अपनी इंडस्ट्री को सर्वाइव किया जाए, ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह जो यहाँ के फंडामेंटल हालात हैं उसमें जो इंटरेस्ट रेट के अलावा जो बिजली के रेट हैं सर, ये बिल्कुल ऐसे है कि अब इंडस्ट्री चलने के काबिल नहीं है। बल्कि हमारे यहाँ जो इस वक्त पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जी कि इंडस्ट्री की आईपीपीज़ का है, नहायत ही बड़ा नासूर बन चुका है। इस हालात में अब हमारे को मार्केट उल्टा कर रही है दूसरे ममालिक के, जी आप इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगाएं। इवन ओमान भी अब इस वक्त फील्ड में आ गए हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लेने के लिए और पाकिस्तानियों को ट्रैक करें। पिछले दिनों में हम ये देख रहे थे कि बांग्लादेश के लिए ये कहा जाता था कि इंडस्ट्री बांग्लादेश और अफ्रीका जा रही है, और इस वक्त तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी बांग्लादेश, क्योंकि मुझे याद है कि जब कोविड का मामला था तो उस वक्त पाकिस्तान के जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको बड़ा बेनिफिट हुआ था टेक्सटाइल साइड पे। एक अपॉर्चुनिटी बांग्लादेश के केस में न सिर्फ हमारी इंडस्ट्रीज के हवाले से थी, बल्कि हमारा ऑनलाइन बिजनेस जो है उसके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा, कमिंग बैक, क्योंकि मैं आज इसी पॉइंट के ऊपर ज़रा ज़्यादा वो फोकस कर रहा हूँ, ये जो डॉलर्स के मामला थे और एलसीज वगैरह नहीं खुल रही थी, तो इसमें ये एंगल भी एक है कि वहाँ पे अगर कंपनी रजिस्टर होती हैं तो उनके आपके जो फॉरेन अकाउंट्स वगैरह होते हैं तो उनको ज़रा इसमें ईजीनेस थोड़ी सी हो सकती है। नहीं, मुझे लगता है कि सिवाय ये कि आईटी कंपनीज को ऐसा बेनिफिट हो, अदरवाइज तो जो पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, अब इस वक्त इस बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है, हमारा जो करंट अकाउंट है, वो तकरीबन कंट्रोल्ड है। स्टेट बैंक की जो पॉलिसी थी कि प्रिंसिपली कभी प्लस और माइनस, नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि कंपनीज जो बाहर रजिस्टर हुई हैं उसके हवाले से क्या उनको कोई बेनिफिट इसमें होगा अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स उनके होंगे तो? वो सिर्फ आईटी रिलेटेड जो कंपनीज है ना, जिनकी पेमेंट्स बाहर मूव करती हैं, इंटरनेशनली मूव करती हैं, वर्ल्ड वाइड उनको सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स या इंटरनेशनली उनको वो वेंचर्स करने पड़ते हैं, तो उसके लिए तो उनको कुछ बेनिफिट है। अदरवाइज एज सच इतना ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात फॉरेन एक्सचेंज के मामले में इस वक्त कंट्रोल में है, और इसी तरह अगर आप देखें तो हमारा एक्सचेंज रेट भी कंट्रोल में है। बस ये एक अहम बात है कि यहाँ पे जो आईएमएफ का सिचुएशन है कि आईएमएफ का वो 1 महीना डेफर हुआ है, तो उसके बाद अब मार्केट कैसे रिएक्ट करती है कि जो उस वक्त स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमारा जो फाइनल होना था और उसके बाद अभी जो बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होना था, तो वो 1 महीना जो डिले हुआ जी।
रईस साहब, आपकी वहाँ जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उनसे बात होती रहती है, बहुत वेल कनेक्टेड, आप एक सोशल पर्सनालिटी आपकी। ये बताइए कि किस तरह की इंगेजमेंट्स होती हैं, क्या पाकिस्तान का एक परसेप्शन है, यहाँ पे कारोबार का परसेप्शन है, और इस वक्त जो बात की जा रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर आने की पाकिस्तान के अंदर, SIFC के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इसमें क्या कहना है वहाँ के लोगों का, क्या एक जनरल परसेप्शन है? देखिए, बहुत होता ये है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो बड़ा मसला इस वक्त बना है, तो ये है कि पाकिस्तान बहुत सारे लोग जाया करते थे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और वहाँ जाके प्रॉपर्टीज बाय करते थे, खरीदते थे, फिर वहाँ से उसमें बेनिफिट उनको ज़्यादा होता था, वहाँ से प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ जाती थी, और फिर वहीं से खरीदते थे, अपने दोस्तों के इन्वेस्टमेंट वहाँ कराए थे। अब वो जो इन्वेस्टर्स थे जो उस तरह जाया करते थे पाकिस्तान, वो अब यूएई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी और कंट्री में, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्सेस के बारे में एक ऐसी फिजा यहाँ कायम हुई है कि लोग उस तरफ अवॉइड कर रहे हैं। तो कोई ऐसा इसमें रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कोई ऐसा कोई चेंज लाया सर, जाए। सेकंड लार्जेस्ट बायर है पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है इन दुबई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। एक ये भी तो देखिए ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे जो इश्यूज ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान को खुद नुकसान हो रहा है, यहाँ का पैसा बाहर के ममालिक में जाके पार्क हो रहा है, इसके ऊपर क्या आपका व्यू है? मुझे कहने का मौका दें, हमारे जितने भी यहाँ पे कम्युनिटी है बहुत बड़ी, हमारे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर इन्वेस्टमेंट्स करने जाते थे, और अपने बाकी लोगों को भी इनकरेज करते थे, बिजनेसमैन को, कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी जगह भी एक खदमत भी होगी, अपने मुल्क की इन्वेस्टमेंट ही बढ़ेगी। लेकिन जब से जो उनके ऊपर नए से नए कोई टैक्स आए हैं या उनके ऊपर फ्रेंडली नहीं रहे, बहुत सारी चीजें बिजनेस की, रियल एस्टेट मार्केट वहाँ की इफेक्ट हुई है, और ये श्रीनगर फैल गया यहाँ पर, तो वो इन्वेस्टर रुक गया है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है या किसी और कंट्री में कर रहा है, बल्कि इनकरेज कर रहा है कि पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आए। तो मैं समझूंगा इसको रोकने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए कि जो इन्वेस्टर के लिए फ्रेंडली हो, और उससे फिर रेमिटेंसेस बहुत बड़ी तादाद में जाएगी, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी पाकिस्तान जा सकती है, रियल एस्टेट जो मेन है। बाकी तो इदारे हैं, मेरे ये कंसर्न इस पर ज्यादा है, जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको क्लियर की है। ठीक है जी शब्बीर साहब, अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट और SIFC इसी हवाले से है, तो क्या बुनियादी तौर पे आप समझ रहे हैं कि प्रायोरिटी वाइज चीज़ें होनी चाहिए? इससे पहले कि इस पे यही सेम बात पे मैं भी कुछ कमेंट करना चाहूँगा कि ये रियल स्टेट वाला, देखिए 75 साल तक हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान में ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट होगी, ओवरसीज़ ब्लॉक्स बनेंगे, ये होगा, निज़ाम में चलेगा। अब इशू यहाँ पे ये आता है कि एक पॉलिसी में शिफ्ट आ जाता है, पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ, और वो शिफ्ट आने का प्रॉब्लम है। कल भी वज़ीर तिजारत साहब से बात हो रही थी और उनको यही सिफारिश की कि जनाब हमें इससे एतराज़ नहीं है कि हुकूमत की क्या पॉलिसी है, हमें ये है कि आप हमें जो पॉलिसी दे वो हुकूमती ना दें, रियासती दे, जो कि 1, 2, 4, 5 साल के लिए ना हो, बल्कि कंटिन्यूएशन वो ज़रूरी है। अब 75 साल तक, 70 साल तक रियल स्टेट के अंदर हम पूरे पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट कराते रहे, और उसके बाद अब हम कहते हैं कि ये नहीं करनी। इतना बड़ा सेक्टर कंस्ट्रक्शन का था, वो कंस्ट्रक्शन के सेक्टर की यहाँ पे फिजिबिलिटीज़ आउट हो गई, लोग वहाँ पे अब आउट ऑफ द कंट्री अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना शुरू हो गए। तो ये वो पैसे हैं जो पाकिस्तान के हैं, आ सकते हैं, या पाकिस्तान आने थे, इंस्टेड पाकिस्तान आने के वो बाहर के पैसे बाहर ही रुक गए। सर, पैसा उसी जगह जाएगा ना जहाँ मल्टीप्लाई होता है, जहाँ पे ग्रोथ होती है, जहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन होती है। जी 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 जनाब। अब इसी वजह से अब आपके बहुत सारे डेवलपर एंड बिल्डर भी जी यहाँ की रुक कर रहे हैं या किसी और कंट्रीज में जा रहे हैं। तो हम पिछले दिनों कुछ और जगहों पे भी हमने विजिट किया है, वहाँ पे भी हमने फील किया कि वहाँ पर भी लोग डेवलपर एंड बिल्डर वहाँ पर आ रहे हैं। तो वो लोग जो वहाँ खुश थे, बल्कि इंकरेज करते थे हम लोगों को पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज खरीदें, वहाँ पर बेनिफिट ज्यादा है, तो वो डिस्करेज हुआ है। तो इसके ऊपर मेरी अरमान इख्तियारों से यही है, गुजारिश है कि ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट की जाए कि दोबारा लोग वहीं इंटरेस्ट लें और वहाँ इन्वेस्टमेंट करें तमाम चीज़ें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मखदूम रईस कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कराची स्टूडियो में शब्बीर हसन साहब हमारे साथ मौजूद रहे। और ज़ाहिर है कि सिर्फ इस वक्त अगर एक परसेप्शन सिंगल लाइन अगर हम ये देखें, जनाब 4000 कंपनियां पाकिस्तान की जो है वो शिफ्ट हो गई हैं दुबई में, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव, इसको हम प्रोपेगेंडा कहेंगे, लेकिन इसके नीचे
कौन कौन सी ऐसी अवामिल हैं? हो सकता है कि फैमिली बिजनेस जो है उसका एक्सपेंशन हो, इसकी वजह से वहाँ पर जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है बराह रास्त ट्रेड नहीं होती। दुनिया जानती है कि दुबई के थ्रू या बिलवास्ता दुबई जो है वो ट्रेड होती है, तो ये भी एक क्वांटम हो सकता है, ये भी एक वजह हो सकती है। एंड अबव ऑल, अगर ये 4,500 या 8,000 कंपनीज पाकिस्तान से बाहर गई हैं तो यकीनन ये डॉलर्स अपने लेकर गई होंगी, कैपिटल लेकर गई होंगी, तो एफएक्स रिजर्व जो है पाकिस्तान के उनको डिप्लीट होना चाहिए था, ये उसके अंदर आना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे सूरत हाल नहीं है। और दूसरी चीज़, SECP सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनकी वेबसाइट पर अगर जाइए तो आपको हर महीने तकरीबन 1,500 से 2,000 नई कंपनीज रजिस्ट्रेशन उनकी नज़र आएगी। तो मैं ये चाहता हूं कि जनाब अगर हम तज्जिया करें तो इन तमाम हक़ाइक़ के साथ करें। जो पाकिस्तान की मईशत के मसाइल हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक। आज से कहा जा रहा है कि जनाब मुल्क के जनूबी इलाकों में मॉनसून का अब तक का ताकतवर स्पेल जो है वो शुरू हो जाएगा, और ऐसे में 26 से 29 अगस्त तक जो जनूबी इलाके हैं, बिलखुसूस जिनकी बात की जा रही है सिंध के, बलूचिस्तान के और जनूबी पंजाब के जो ज़ेरी इलाके हैं, वहाँ पर काफ़ी जो है वो ज़ेर-ए-आब आने का ख़दशा है। और अब पाकिस्तान में आपको पता है कि जब भी बारिशें होती हैं तो वो ज़हमत बन जाती है। इस वक्त ऑलरेडी हम शुमारी इलाकों का देख के आए और अब स्पेल जो है वो जनूबी इलाकों की बात की जा रही है। ऐसे में जो वेदर अपडेट्स हैं वो हर कोई हर थोड़ी देर बाद चेक करता है। महकमा मौसमियात, मैट ऑफिस जो है उनसे भी राय ली जाती है, उनसे भी आगाही ली जाती है। और कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ अब लोग जो हैं वो बड़े इस हवाले से वेल इक्विप्ड हैं, वो वेदर फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर उनकी प्रेडिक्शन जो है वो टाइमलाइन के ऊपर देखी जाती है। तो आज हसीब ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप भी इसमें एक्सपर्टीज़ हैं, मौसमियाती तज्ज़ियाकार हैं। हसीब ख्वाजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या इस वक्त वेदर फोरकास्ट की जा रही है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में, बिलखुसूस सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में? जी अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। जी, जैसा कि आपको पता है कि एक हफ्ता कबल खलीज बंगाल के अंदर एक हवा का कम दबाव तश्कील पाया था, जो इनिशियली तो पहले बांग्लादेश के अंदर गया है और वहाँ पे इसने काफ़ी ज़्यादा बारिशें बरसाई हैं। फिर ये फर्दर वेस्टवर्ड मूव करते हुए भारत के अंदर दाखिल हुआ है और भारत की मुख्तलिफ रियासतों में बारिश बरसाता हुआ इस वक्त जो है भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद है, जो बेसिकली भारत का वस्ती हिस्सा है। तो इसके अगर हम इनिशियली इफेक्ट देखें तो वो सिंध के जनूबी इलाकों में कल से नज़र आना शुरू हो गए हैं। सिंध में जो है कल भी मुख्तलिफ इलाकों में रेनी एक्टिविटीज़ वगैरह देखी गई, ख़ासतौर पे जो सिंध के ज़ेरे और बस्ती इलाके हैं वहाँ पे अच्छी बारिश हुई है। और इस वक्त भी जो है सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है, जो ख़ासतौर पे थर बारकर का इलाका है, जो हमारा गुजरात और सिंध का सरहदी इलाका है, वहाँ पे अच्छी बारिश हो रही है। तो आने वाली अपडेट्स यही हैं कि जो ये लो प्रेशर है ये काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस की वजह से इस वक्त जो है डिप्रेशन की इंटेंसिटी में मौजूद है। और अगर हम इसको मेट्रोलॉजी की वर्ल्ड में कहें तो ये डिप्रेशन एक अच्छी इंटेंसिटी वाला लो प्रेशर होता है जो काफ़ी ज़्यादा बारिशें बरसाता है। तो ये इस वक्त मध्य प्रदेश पर मौजूद है और ये नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर ये वेस्ट की जानिब बढ़ेगा और जो है कल तक ये प्रोबेबली गुजरात के ऊपर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से जो रेनी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो सिंध के ऊपर मज़ीद बढ़ जाएंगी और जो सिंध के ज़ेरे इलाके हैं वहाँ पे जो बारिशों की शिद्दत वगैरह होगी वो भी जो है बढ़ जाएगी। मंगल के रोज़ जो है ये हवा का कम दबाव है ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करते हुए प्रोबेबली जो है ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। जो डीप डिप्रेशन बेसिकली होता है वो मूनसून सिस्टम की जो क्लासिफिकेशन होती है वो उसका सबसे सीवियर लेवल का सिस्टम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस साल का जो है इस मूनसून सीजन का काफ़ी जो है ताकतवर सिस्टम है जो सिंध के जनूबी इलाकों को मुतासर करने वाला है। मंगल के रोज़ भी जो है सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी और सिंध के जो ख़ास तौर पर जनूबी इलाके हैं, ज़ेरे इलाके हैं, तो वहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश होगी। बुध के रोज़ यानी 28 अगस्त को ये हवा का कम दबाव थर पारकर के रास्ते दाखिल होगा बराह रास्त और ये इस साल मूनसून सीजन में पहली दफ़ा हो रहा है कि ये जो हवा का कम दबाव है वो मुल्क के जनूबी इलाकों में बराह रास्त दाखिल होने वाला है, जिसकी वजह से सिंध के ज़ेरे इलाकों में बारिशों की शिद्दत में मज़ीद तेज़ी आ जाएगी और सिंध के जो मीरपुर ख़ास के इलाके हो गए, बदीन के इलाके हो गए, ठट्टा के इलाके हो गए,
सजावल के इलाके हो गए, हैदराबाद के हो गए, इन इलाकों में खासतौर पे थर पारकर का इलाका, इन इलाकों में तेज से मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। अच्छा, अब आप ये ये हवा कह का रहे हैं कम कि ये जो डीप डिप्रेशन है मॉडरेट से कहीं ऊपर फिर डीप डिप्रेशन अगर बनता है तो कराची को क्या फोरकास्ट किया जा रहा है, और फिर अर्बन फ्लडिंग के हवाले से भी बात की जा रही है, इस पे क्या प्रेडिक्शंस है? जी, कराची की अगर बात करें तो कराची में जो इसके इफेक्ट्स हैं वो लाजमी आएंगे। और इस दफ़ा जैसा कि आपको पता है कि इस साल मूनसून में कराची में कोई ख़ास बारिशें नहीं हुई हैं जिस तरह तवक्को की जा रही थी कि कराची में जो है मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी। तो वो अब मूनसून का आपको पता है लास्ट फेज आ चुका है, लेकिन अब जो है ये इम्कान जो है बन रहा है कि कराची के अंदर भी इस दफ़ा काफ़ी अच्छी बारिशें होंगी जो इस ओवरऑल मूनसून सीजन की सबसे अच्छी होंगी। तो इसके जो इनिशियली इफेक्ट्स होंगे वो कल से शहर कायद पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। कल शहर कायद के कुछ मकामात पर गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं दरमियानी बारिश का इम्कान है। मंगल के रोज भी कराची के अंदर जो है सरगर्मियां देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे ये हवा का कम दबाव मगरिब की जानिब यानी सिंध की जानिब बढ़ना शुरू होगा तो इसकी जो एक्टिविटीज की शिद्दत में तेजी आती जाएगी। हम कराची में बुध से जुम्मे के दरमियान कराची में जो है मूसलाधार बारिश हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। खास तौर पे जो है शहर के जो शुमाली, मशरकी, वस्ती और जो मगरबी इलाके हैं इन इलाकों में कराची में मूसलाधार बारिश हो सकती है। जबकि इस दफ़ा उम्मीद है कि जनूबी इलाकों में भी अच्छी बारिश होगी जो पिछले चंद स्पेल्स के अंदर बारिश से महरूम हैं। तो जो अच्छा, इसकी इंटेंसिटी है अब जाहिर है कि इससे पहले हम हमेशा मैट जो है उससे रब्ता करते थे। अच्छी बात है कि आप भी इन चीज़ों को देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शऊर जो है वो फैले। ये बताइए, जो सॉफ्टवेयर वगैरह आप यूज़ करते हैं वो तो बादल आते हैं और जाहिर है कि ये अल्लाह की तरफ से है, कभी कभी ऐसे भी चले जाते हैं, इसमें कोई वो नहीं, 100% प्रेडिक्शन किसी भी चीज़ की नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी अगर आप मैच करते हैं तो कितने परसेंट जो है आप लोगों की फोरकास्ट जो है वो एग्जीक्यूट होती है? बेसिकली ये इंटरनेट पर मुख्तलिफ जो है सैटेलाइट्स जो है ग्लोबली अवेलेबल होते हैं। सैटेलाइट्स होते हैं, कंप्यूटर मॉडल्स होते हैं जो मुख्तलिफ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की बेस के ऊपर ये जो है ना मॉडल्स मौजूद हैं। तो इनको जो है देख के जो है फॉरकास्टिंग वगैरह डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं वेदर को लेके देख के, तो उसको जो है हम एनालाइज करते हैं और इसको डीपली जो है कई कई रोज तक जो है मॉनिटर करते हैं। तो उसके बाद जो है एक जो कंक्लूजन होता है वो फिर हम अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें ये है कि जो हम जो जितनी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो जो वेदर की एक्यूरेसी है वो भी अब जो है टेक्नोलॉजी की मदद से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक, तो इन सब जो सॉफ्टवेयर वगैरह है इससे हमें काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प हो जाती है कि हम ठीक है। एक्यूरेट वेदर अपडेट्स कराची को चले प्रोवाइड जी, कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। हसीब ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थे और कि इनका एनालिसिस जो है और ये डीप डिप्रेशन के हवाले से जो बात की जा रही है और इस ताकतवर मानसून स्पेल के हवाले से जो बात की जा रही है वो कहाँ तक जो है सही साबित होती है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे खेलों के मैदान में जहाँ बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी आज पाकिस्तान के लिए रही। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान की टीम को बांग्लादेश के हाथों होम ग्राउंड पर तारीखी शिकस्त, और इस शिकस्त ने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और पीसीबी की अपनी जो कारकर्दगी है, उनकी हिकमत अमली, इस क्रिकेट को मुस्तहकम इस खेल के फ़रोग़ देने की जो बात की जा रही थी उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ़ अहमद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तौसीफ़ साहब आपके वक्त का। होम कंडीशंस का फ़ायदा ना उठा सके और डर के साए में इस वक्त क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने, कितना बड़ा अलमिया है, क्या तबसरा करेंगे जनाब? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा और हम वाकई इतना अच्छा नहीं खेले और आज ही नहीं बल्कि हम तो काफी टाइम से जो है इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। बट हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि होम ग्राउंड पे हम जो है बहुत ही खराब खेले, उसकी जिम्मेदारी तो प्लेयरों पे डालूं मैं तो ज्यादा बेहतर है। और जाहिर है कि वही जब खेलते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैनेजमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, मैनेजमेंट जो है वो डेफिनेटली इसमें शामिल ज़रूर होती है, यानी कि हमारे जो कोचिस को ले लीजिए या और जितने भी करता धरता लोग हैं बिल्कुल उसमें शामिल होते हैं। और ये वाली शिकस्त का जिम्मेदार तो मैं यकीनी तौर पे मैनेजमेंट को इसलिए ज़्यादा दूंगा कि दायरा है कि जो आपके कोचेज और आपका जो दूसरा स्टाफ था उन्होंने इस
या कैप्टन को भी कहूँगा, डेफिनेटली उसको भी पता होगा कि ये पिच के लिए हम किस तरह हमें जाना है और क्या नहीं। तो ये सब चीज़ें उसकी मिली जुला होने की वजह से हम ये। लेकिन सर बात यह है कि मौजूदा चेयरमैन पीसीबी के दौर में कोई खुशी की खबर के लिए, क्रिकेट के मैदान से कोई खुशी खबर, बड़ी खबर, इसके लिए कान तरस गए। वो हमेशा सर्जरी की बात करते हैं, लेकिन इस मौजूदा परफॉर्मेंस में तो खुद सर्जन की कारकर्दगी, उसकी काबिलियत के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। तौसीफ साहब। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इनसे ज़्यादा ताकतवर मेरे ख्याल चेयरमैन आने वाला नहीं है। और चूंकि सारा कुछ उनके हाथ में है और सब यही कह रहे थे, बल्कि जब हम कुछ गलत चीज़ें सामने नज़र आई और बहुत कुछ पॉइंट आउट किया गया, तो एक लफ्ज़ यही आया कि जी मैं देखता हूँ सारा कुछ अभी, और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि मैं सारा ठीक करता हूँ। लेकिन जो डिसीजन लिए गए, यानी कि जैसे कि वहाब रियाज और एक हमारे और प्लेयर को सिलेक्शन कमेटी से हटाया गया आने के बाद, और उसके बाद कहा गया कि और भी अभी कुछ होने वाला है, तो वो हम इंतज़ार कर रहे थे कि क्या होने वाला है। मगर जाहिर हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें जो हैं वो छुप जाती हैं, और हमने खुद देखा कि कुछ अब इस वक्त तक तो 2 ही आदमियों को जो है पॉइंट आउट किया गया, और उन 2 आदमियों से भी नहीं उनके पूछा गया कि क्या है, क्योंकि वो तो बात कर रहे थे कि हम आन के जवाब देंगे चीज़ों का, बट क्या चीज़ें आड़े आ गई। अच्छा, हालात आपके सामने, और मौजूदा हालात पे कहा ही जा रहा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, इस परफॉर्मेंस के साथ ये टीम, ये मैनेजमेंट, ये क्या गुल खिलाएगी? क्या नजर आ रहा है आपको? आपकी अगर क्रिकेट की मैं इस हद तक ही रहूं और जो मैनेजमेंट का जो बाकी चीजों का ताल्लुक है उससे हट जाऊं, तो आपके क्रिकेट की तो पोजीशन इस वक्त बहुत ही खराब है, नजर आ रहा है सारा कुछ। और वो ठीक करने का हमसे कहा गया। ठीक कैसे होगा? आप देखिए, मैं इतने चार चेयरमैनों के उसमें रहा हूँ, सिलेक्शन कमेटी में भी रहा हूँ, सारा कुछ है, मगर नजर जो सामने आ रहा है वो टीम का इतना अच्छा ना होना आज से नहीं, काफी पहले से इसमें प्लेयर कसूरवार हैं इसमें डेफिनेटली। अच्छा, इसमें आपकी ये ऑब्जर्वेशन रही कि कई खिलाड़ी जो है वो थकावट का शिकार रहे, जो डोमेस्टिक परफॉर्मर हैं उनको मौका नहीं दिया गया, और फिर बोर्ड की सियासत वो तो ज़ाहिर अपनी जगह मौजूद है, तो अल्टीमेटली नुकसान इसमें पाकिस्तान में क्रिकेट का हुआ और जो शायकीन है वो बददिल हो रहे हैं। बिल्कुल नुकसान हुआ। और देखें ना, बड़े से बड़े लोग जो हैं वो यकीनी तौर पे थकावट की, जहाँ तक आपका काम है थकना ना, और थकने के बाद आपको राहत कब मिलती है? जब आपको पैसे की सूरत में इतनी कुछ मिल जाता है तो आप बिल्कुल थकन को थोड़े टाइम के लिए भूल भी जाते हैं। और फिर आपका अल्टीमेटली किस लिए आपको दिया जा रहा है कि आप थकें, लेकिन आपको जो काम दिया जा रहा है उसका आपको मुआवजा मिल रहा है ना। सही। तो आप वो भी काम पूरी तरह नहीं कर रहे हैं, आप मस्तियों में लगे हैं, आप अपनी मर्जी से खेल रहे हैं। मैं 20 खेलूंगा, मैं वो नहीं खेलूंगा, मैं फर्स्ट क्लास नहीं खेलूंगा, मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा, मैं T20 खेलूंगा, इसलिए कि 2020 में मुझे जल्दी से फटाफट 4 ओवर करके मैं खत्म करता हूँ और उसके बाद पैसे लेके घर निकल जाता हूँ, दुनिया की लीगों में चला जाता हूँ। मैं सब कुछ खुला छोड़ा हुआ है ना। ये मैंने नजम शेट्टी साहब को भी ये बात कही थी कि थोड़ा सा लगाम रखना चाहिए कि देखिए, ये कौन खेलेगा ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट, या ये कौन खेलेगा टेस्ट क्रिकेट, और बड़ा फॉर्मेट क्यों, कैसे ये जवान बच्चे जो हैं ये आपके जो है कह रहे हैं जी हम तो सिर्फ 20 खेलेंगे। मैं आमिर की बात कर रहा हूँ, आमिर छोड़ के चलेगा, क्यों छोड़ के चलेगा? इट मीन कि कसूरवार डेफिनेटली बोर्ड है इसमें, और उन्होंने इनको, मैं लगाम लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लगाम इनको नहीं दी। आज नतीजा देख लें। ठीक है, यानी
टू एन एक्सटेंड ये जो कमर्शियलिज्म है ये भी हमारी क्रिकेट को ख़राब कर रहा है। पैसे का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो सूरत में हो या किसी और सूरत में, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब, साबिक क्रिकेटर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।